अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नर्सिंग रिसर्च की जो न्यू पीपीटी आई है फॉर द एग्जाम इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये न्यू वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके ऑब्जेक्टिव्स है जो आप देख सकते हैं कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, उसके डिसीजन कैसे लेते हैं, उसके जो है फॉर्म्स और चीज़ें क्या है, उसमें थ्रेड्स यानी कि गलतियाँ क्या हो सकती हैं, जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है हम ये देखते हैं, रिसर्च बेस्ड ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, फोकस ऑन ह्यूमन एंड सोसाइटल फिनोमिना। वो लास्ट टाइम जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि आप उसमें नंबर्स की बात करते हैं, चीज़ों को मतलब एक मेजर करके उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हम जो है नंबर की बात नहीं करते, यानी क्वांटिटी की बात नहीं करते, इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी का मतलब ये कि काम कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को आप समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब आप ये कहते हैं कि आप नंबर्स की और इन सारी चीज़ों की बात नहीं करते। बेसिकली हम किसी के आप कह सकते हो उनके ख़यालात को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके फीलिंग्स को समझते हैं। ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट भी हमने पढ़ा था। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये कि इसके कुछ ख़ास क्या कह सकते हैं, कुछ ख़ास कैरेक्टर्स है, कुछ ख़ास इसके तरीक़ाकार होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हो कि जैसे इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये देखते हैं, जैसे आप चलो एक स्टूडेंट्स को क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं, आप ये कहेंगे कि भाई कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, कितने नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप उनकी क्वालिटी वो जो है देखना चाह रहे होते हो। ठीक है, तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है इन्वेस्टिगेटर और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी जो लोग जो रिसर्चर होते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, वो डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, उनके पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर अगर मेजर करते हैं तो इनके लिए आपको बीपी ऑपरेटिस और थर्मामीटर और इधर उधर की फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, इनमें वो चीज़ नहीं है। इनमें बस आप एक खुद है, एक रिसर्चर है और आप खुद ही जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन, यानी इंटरव्यू के थ्रू ऑब्जर्वेशन करेंगे, लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो है मेन बहुत सारी चीज़ें आप खुद करेंगे। ठीक है, इसी तरह फोकस इज ऑन परसेप्शन, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। आप लोगों को, आप लोगों के थॉट्स को, उनके फीलिंग्स को, उनके एक्सपीरियंस को समझते हैं। मतलब आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कैंसर से बंदा रिकवर हुआ है, तो आप उससे इंटरव्यू लेके या फिर उनसे जो है वो चीज़ें पूछ के पता लगाते हैं कि भाई वो कैंसर से रिकवर कैसे हुआ, या उसकी ये जो जर्नी रही कैसी थी। ठीक है, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो जिन मुश्किलात से वो गुजरा तो वो कैसा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसके मतलब थॉट्स और परसेप्शन के ऊपर फोकस करते हो। इस तरह एम्स टू आंसर व्हाई एंड हाउ, वो जो हमने पहले बात की कि इसमें आप व्हाई और हाउ का वो बोलते हो ना कि भाई अगर हम बोले कि भाई लोग अपने काम में स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है कह सकते हैं कि भाई अगर मुझे किसी चीज़ से टेंशन है तो क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे मसले जो आप हाउ एंड व्हाई वाली चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको जो है यहाँ पे बताया हुआ है कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, दैट इज ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ रियलिटी इन एग्जिस्टेंस। स्टडी ऑफ रियलिटी इन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आप जो है देखते हैं कि कौन सी चीज़ रियल है या कौन सी चीज़ किस बेस पर जो है वो मौजूद है। आप ये यानी कि आप किसी चीज़ के रियलिटी का सोचते हो। ठीक है, तो रियलिटी का मतलब ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि एक जंगल है, तो उस जंगल में जो है वो कितने आप कह सकते हैं कितने ट्रीज है, कितने उसका एक बैलेंस जो है ना, यानी कितने वो जंगल का रकबा कितना है, तो ये सारा चीज जो है वो रियलिटी उसकी क्या है। इसी तरह दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज इन हाउ इट इज एक्वायर्ड, यानी आप जो है
स्टडी को जो है कैसे करेंगे, उसके लिए आप नॉलेज कैसे एक्वायर करेंगे। जैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ऑन्टोलॉजी करेंगे ना, यानी आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी में ये होता है कि आप जो नॉलेज गेन करेंगे तो उनके लिए आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके पास उसका अप्रोच क्या है, अप्रोच यानी कि वहाँ पे वहाँ से आप डेटा कलेक्शन किस तरीके से करोगे, ठीक है, नॉलेज एक्वायरिंग का जो होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि आप जो है रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नीड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, यानी आप जिनसे डेटा ले रहे हो आप उनकी तरह सोच के डेटा लोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को समझना चाह रहे हो, तो आप स्टूडेंट्स के बीच में जाके स्टूडेंट्स की तरह सोचोगे। अगर आप एज अ टीचर एज अ मैनेजमेंट सोच रहे हो तो कभी भी आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है कि आप जिसके बारे में, जिससे डेटा ले रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो या जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, सही है, तो ही आप उन चीज़ों को बेहतर से समझ सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ मेजर फॉर्म्स होते हैं, यानी इसके कुछ मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम मतलब डिफरेंट तरीके से वो पढ़ते हैं, जिसमें इथनोग्राफी आता है, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी और मेटा सिंथेसिस। तो इसमें हम एक एक डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया गया है इथनोग्राफी रिसर्च डिजाइन। इथनोग्राफी रिसर्च डिजाइन का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन इन रियल लाइफ सेटिंग्स। मतलब आप क्या करते हैं, ये एक रिसर्च मेथड है, वही ना, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो लोगों के बीच में जाता है और उनके साथ रहता है, उनके कल्चर को समझता है, ठीक है। इसको कहते हैं इथनोग्राफी। आप समझे, फॉर एग्जांपल आप जो है एक रिसर्च करना चाह रहे हैं और आप जिन पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके बीच में जाके उनके साथ रहने लगे ताकि उनके रस्म रिवाज, उनके रहने सहने को आप देख सके, उनको समझ सके, ठीक है। तो ये एथनोग्राफी कहलाता है। अब इसमें जो है मेथड क्या होता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड सर्वे। आप जो है खुद ही जाएंगे, खुद ही चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, लोगों से पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो रिसर्च, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है लास्ट टाइम भी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि एक पठानों का कल्चर कैसे होता है, तो मैं जाके उनके बीच में रहूँगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उनसे पूछूंगा, उनसे चीज़ें मालूम करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि भाई पठानों की जो क्वालिटीज़ है या पठानों में जो जो चीज़ें हैं वो क्यों है, कैसे हैं, वो किस तरीके से आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप एक इथनोग्राफी को, यानी एक नस्ल को, या फिर आप कह सकते हो एक एक रेस को, एक जनरेशन को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये होता कैसे है, मेथड की वही बात कि आप खुद जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये डीप होता है। डीप मतलब ये कि आप जो है ये एक रिसर्च, या फिर आप कह सकते हो कि ये आप लोगों के बीच में जाके उनसे उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो इसमें ये होता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाता है, आपको उनके कल्चर के बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। रिच रिच कल्चरल इंसाइट होता है ना, मतलब जो जो उनकी डीप चीज़ें होती हैं आपको पता चलती है, आप उनको अच्छे से समझते हैं। लेकिन वो ये है डिसएडवांटेज, नुकसान ये है कि टाइम बहुत लगेगा। एंड पोटेंशियल बायस, पोटेंशियल बायस यानी आपके खुद के जो ख्यालात होते हैं ना वो असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे एक बंदा जिसको फॉर एग्जांपल पठान पसंद ही नहीं है, तो वो जाके कुछ भी करे, वो कितना भी उनको समझे, लेकिन उनके जहन में ये है कि मुझे ये लोग नहीं पसंद, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें लिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक पोटेंशियल बायस जो होता है ना, बायस मतलब जो रिसर्च में कहीं न कहीं गलती होती है, कहीं न कहीं एक एरर आ जाता है, तो ये इथनोग्राफी के होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है आपको बताया गया फेनोमेनोलॉजी के बारे में। फेनोमेनोलॉजी लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। एक बंदा किसी किसी वाक़ये से गुज़रा है, किसी चीज़ से वो गुज़रा है, तो उसका फेनोमेना या उसका एक्सपीरियंस समझने के लिए जो हम उससे पूछते हैं, जो करते हैं, वो फेनोमेनोलॉजी है, ठीक है, लिव्ड एक्सपीरियंस। आप समझिए कि एक बंदा, जो पहले मैंने बताया कि आप जो है वो कैंसर से गुज़रे हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं या उस टाइम क्या फ़ील कर रहे थे, ठीक है, आप वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, दैट इज़ बेसिकली फेनोमेनोलॉजी, ठीक है। इसमें भी हम इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली लोगों से पूछते हैं और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है।
गोल क्या होता है? गोल ये होता है आइडेंटिफाई कॉमन थीम एंड पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। ऐसे हम बहुत सारे, जैसे 10 लोगों से हमने जो कैंसर से गुजरे थे उनसे इंटरव्यू लिया, ठीक है, और उनसे इंटरव्यू लेने के बाद 10 के 10 इंटरव्यूज को हम कंपेयर करेंगे, उनमें एक कॉमन कोई ना कोई बात होती है, कोई गोल होता है कि भाई वो कैंसर के दौरान क्या सोच रहे थे या वो किस चीज़ से गुजर रहे थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बहुत सारे कैंसर के मरीजों का इंटरव्यू लेते हैं या फिर उनको समझते हैं और उनको जो है फिर कंपेयर करते हैं, तो हमें एक गोल मिल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन पेशेंट लिव्ड एक्सपीरियंस विद क्रॉनिक इलनेस, वही बात कि जो क्रॉनिक इलनेस होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम से चलता है, तो उस टाइम उनको जो है वो क्या महसूस हुआ या फिर उन्होंने कैसा फील किया। अच्छा, इसी तरह इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिज़ाइन। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिज़ाइन में आपको क्या बताया जा रहा है कि डेवलप थ्योरीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड। वही बात कि आपने क्या किया, आपने जो है बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट किया, आपने उनसे जो है वो इंटरव्यू किया, आपने उनसे मतलब जितना भी आपने करना था वो कर लिया, ठीक है। तो उन सारे डेटा को आपने जो है वो कंबाइन किया, उसको इमर्ज किया, ठीक है, और उससे क्या किया, एक थ्योरी बना ली, एक नई चीज़ बना ली कि भाई जो लोग इन इससे गुजरते हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ें फेस करते हैं, तो आपके पास एक न्यू थ्योरी आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, डेटा कलेक्शन एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली, आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर उन सब डेटा को एनालाइज किया। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग ये कि आप जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक आते हो ना, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आप नई नई थ्योरीज लाते हो, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल ये नहीं, उसमें आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये काम करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो बिगिनर होते हैं यानी कि जो न्यू रिसर्चर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। न्यू न्यू थ्योरी फाउंड करना या न्यू थ्योरी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब न्यू थ्योरी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल आप देखें कि वही कैंसर का एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ लोग जो कैंसर से गुजर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई जो लोग कैंसर से गुजरते हैं तो उनको मौत का डर होता है या फिर किसी से बिछड़ने का डर होता है ना। अब ये सब लोगों में कॉमन होता है, फॉर एग्जांपल जितने भी कैंसर से लोग गुजरते हैं तो वो सब में कॉमन होता है, तो इस बेस पे आपने एक थ्योरी बनाई, ठीक है, और वो आपकी न्यू थ्योरी होती है जो कि फॉर एग्जांपल पहले से किसी ने नहीं दी होती। तो इसको कहते हैं ग्राउंड थ्योरी रिसर्च डिजाइन, यानी आप उसमें कोई न्यू थ्योरी बेस्ड ऑन योर डेटा, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो उसके बेस पर आप जो है कोई थ्योरी देते हो, सही है। अच्छा, इसी तरह केस स्टडी रिसर्च डिजाइन है। केस स्टडी में ये होता है कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ फिनोमेना इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। आप किसी एक खास केस को या किसी चीज को जो है बहुत डीपली समझते हैं, ठीक है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। उनको आप बिल्कुल बीच मतलब बिल्कुल डीपली समझते हो। अब ये कोई पेशेंट हो सकता है, किसी एक पेशेंट को आपने ए टू जेड पूरा देखा, उसका डेटा लिया, उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेडिकेशन, उसका इलाज, सारा सब कुछ आपने जो है समझ लिया, सब कुछ आपने खुद किया, या आपने खुद नहीं भी किया तो जो बंदा कर रहा था, जो नर्स डॉक्टर कर रहा था उनके साथ ही आप थे, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, एक केस स्टडी होती है कि आपने ए टू जेड पूरा देख लिया, ठीक है। इसमें भी आप उस डॉक्टर से, नर्स से, पेशेंट से इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन तो आप करेंगे, और इसी तरह डॉक्यूमेंट एनालिसिस आप लिखेंगे भी और फिर उनको डॉक्यूमेंट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक इंटेंसिव चीज़ होती है, एक डिटेल्ड सिंगल केस होता है, ठीक है। यानी आप जो है उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करोगे, इंटरव्यू भी लेंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, ताकि आपका डेटा बिल्कुल वो मतलब एक अच्छा डेटा हो, ठीक है। अब इसके एडवांटेज ये है कि भाई ये एक डिटेल या डीप चीज़ होती हैं, बिल्कुल आप सही से समझते हैं, ठीक है, डिटेल उसमें ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो है जो आप एक केस में देखते हो तो लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी होती है, यानी जो एक चीज़ में केस, एक केस में जो चीज़ है शायद वो दूसरे में ना हो, तो आप एक के ऊपर तो उसको अप्लाई कर सकते हो लेकिन सब के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। जनरलाइजेबिलिटी यानी आप उसको हर एक बंदे के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं कोई फ़ोन देखने लगता हूँ तो मुझे नींद आती है, ठीक है। अब ये चीज़, ये केस मेरे साथ है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये बात आप सब के ऊपर जो है वो जनरलाइज नहीं कर सकते हो, यानी सब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो कि जो लोग फ़ोन देखेंगे उनको नींद आना शुरू हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह मेटा सिंथेसिस रिसर्च डिजाइन। मेटा सिंथेसिस रिसर्च डिजाइन क्या होता है? टेक्निक फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज फॉर्म ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। वही बात कि जितने भी आपने क्वालिटेटिव स्टडी की, जितने भी आपने उसके रिजल्ट निकाले, उन सबको कंबाइन करके उसका एक अ, मतलब अच्छे से समझने के लिए आप एक ओवरऑल एक रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सबको, सबके रिजल्ट को आपने कंबाइन किया और आपने एक न्यू उसका एक अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया तरीका बनाया। इसको कहते हैं मेटा सिंथेसिस, ठीक है। इसमें आप कोई न्यू रिसर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि जो पहले से रिसर्चेज हो चुके हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चेज, उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके आप समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या होता है? सिंथेसिस फाइंडिंग फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स स्टडीज स्ट्रेंथन्स कंक्लूजन। इसमें आप डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट स्टडीज से जो है वो क्या करते हैं, फाइंडिंग्स लेते हैं, उनके रिजल्ट लेते हैं और अपने कंक्लूजन्स को बेहतर बनाते हैं, यानी अपने रिजल्ट को बेहतर करते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग स्टडी डिफरेंसेस, कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन। यानी शायद आप जो है कुछ स्टडीज को ओवरलुक कर लो। ओवरलुक यानी उसको इतना डीपली ना पढ़े, ठीक है। शायद कोई चीज जितनी डीप से पढ़नी चाहिए वो आपने नहीं पढ़ी, आप सिंप्लीफाई कर देते हो, ठीक है। कोई चीज बहुत डीपली होती है लेकिन आप उसको सिंपल ले लेते हो, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? सबसे पहले वो नेचुरल सेटिंग में होता है। नेचुरल सेटिंग यानी कि आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं, लोगों से खुद जाकर डेटा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको कोई इतना क्या कह सकते हैं, कोई लेब्स वगैरह में जाने की नीड नहीं पड़ती, बल्कि आप जो है वो एक ऑफिस में, एक गांव में, एक लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। दूसरा, द रिसर्चर इज इंस्ट्रूमेंट। वही बात कि आप खुद डेटा लेते हैं, आप खुद एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे, जो आप सुनोगे, वो आप लिखोगे, ठीक है। एम्पैथी, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, सारा सब कुछ आप खुद करोगे। इस तरह मल्टीपल डेटा सोर्सेज, आपके पास जो है वो डेटा सोर्सेज ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके पास इंटरव्यू आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उससे आप एक बेहतर जो है वो रिसर्च कर सकते हो। इंडक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि ये जो है थीम्स एंड कंक्लूजन इवॉल्व फ्रॉम द डेटा, नॉट इम्पोज्ड एक्सटर्नली। जितना भी आप किसी चीज़ का रिजल्ट निकालोगे, जो भी उसका एक थीम होगा ना, वो डेटा से आएगा, वो खुद से नहीं कर सकते आप। यानी अपनी उसमें आप राय नहीं देते हो, वो सारा सब कुछ जो है आप अ, अपने डेटा से और अपने रिसर्च से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस प्रोसेस। अब आपके पास डेटा आ गया, तो अब इसको एनालाइज कैसे करोगे, यानी उस डेटा को क्या कह सकते हैं, उनको पॉलिश कैसे करेंगे, उस डेटा को बेहतर कैसे बनाओगे? सबसे पहले प्रिपेयर डेटा यानी आपने जो डेटा लिया है, जो नेट नोट्स बनाए हैं, उसको आप एक तरतीब से लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, एक्सप्लोर डेटा, आइडेंटिफाई इमर्जिंग पैटर्न। इमर्जिंग पैटर्न यानी कि जो नोटिसेबल चीज़ें होती है ना, ये जो जो चीज़ें नोट करने के काबिल होती है, जिन जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, वो आप उनमें से फिर नोट करोगे। यानी आपने एक पूरा इंटरव्यू लिया, ठीक है, और पूरे इंटरव्यू में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, जो लोगों को बताना ज़रूरी है, तो आपने उसको मतलब आइडेंटिफाई किया, ठीक है, या उसको आपने जो है हाईलाइट किया, वटेवर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो आप कह सकते हो, ठीक है। फिर आप आ गए डेवलपिंग अ कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम में यानी आपने डेटा के डिफरेंट कोड्स बनाए, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई फीलिंग्स का अपनी एक कैटेगरी होगी, या उसमें कोई इवेंट्स है तो उसकी अपनी एक कैटेगरी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, असाइन कोड यानी उसके डिफरेंट कैटेगरीज बनाए और उनको अपने अपने कोड दिए, यानी कैटेगरीज ही बनाए, आप ये कह सकते हो। और आइडेंटिफाई थीम लिंक कोड्स इनटू ओवरआर्किंग थीम। ओवरआर्किंग यानी कि दो कोड्स के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, दो लोगों के बीच में या दो स्टोरीज के बीच में जो कनेक्शन है। जैसे 10 लोगों से आपने इंटरव्यू लिया और उनके दो 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 लोगों के इंटरव्यूज मिलते जुलते हैं, या एक ने जो बात कही है दूसरे ने भी वही कही है, ठीक है, या फिर उनके फीलिंग्स मिलते जुलते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हम थीम बनती है ना, हमारे पास एक मकसद आता है, तो फिर हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसी तरह ट्रस्ट वर्दीनेस एंड क्वालिटेटिव रिसर्च।
ट्रस्टवर्दीनेस यानी आप जो है किसी चीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर उसको आप बेहतर कैसे बनाओगे, यकीन के काबिल कैसे बनाओगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इन द ट्रूथ ऑफ फाइंडिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि आपने जो काम किया है, जो आपने फाइंडिंग्स यानी रिसर्च के बाद जो फाइंडिंग्स निकाली है, क्या उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, क्या वो आपने मतलब सही तरीके से लिए। अगर यकीन किया जा सकता है तो मतलब आपने काम सही किया है ना, आपने डेटा सही लिया है, आपने उसका रिजल्ट सही किया है, आपने डिफरेंट सोर्सेज यूज किए हैं, ठीक है। इस तरह ट्रांसफेरेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स टू अदर कंटेक्स्ट, यानी कि आप ये चीज़ किसी उन लोगों के अलावा कुछ और लोगों पर अप्लाई कर सकते हो, किसी और सेटिंग में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आप उसके डिस्क्रिप्शन को देखोगे, उन चीज़ों को जज करोगे तो पता, जैसे वो मैंने मोबाइल की बात की ना, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग वेयर द स्टडी इज रिपीटेड, यानी कि जो आपने, आप कह सकते हैं ना कि मतलब अगर ये स्टडी हम रिपीट करें तो क्या इसके ये फाइंडिंग्स इसी तरीके से आएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें, मतलब आज जो एक चीज़ है तो आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगी, या आप अगर आज एक स्टडी करते हो और आज से 10 साल बाद करते हो तो क्या आपकी स्टडी उसके साथ रेलेवेंट होगी, यानी वक्त के साथ साथ ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम उसमें नोट करते हैं। इसी तरह कन्फर्मेबिलिटी, कन्फर्मेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है फाइंडिंग्स आपने कहाँ से लिए, आपने फाइंडिंग्स आर शेप बाय पार्टिसिपेंट्स नॉट रिसर्चर बायस, यानी आपने जो रिजल्ट निकाला है वो पार्टिसिपेंट से ही निकाला है, पार्टिसिपेंट के इंटरव्यू से, उनके ऑब्जर्वेशन ने, आपने खुद से उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम एक रिसर्च के डिज़ाइन को स्टडी कर रहे होते हैं। कॉमन इश्यूज क्या होते हैं, थ्रेट्स टू वैलिडिटी इन क्वालिटेटिव स्टडीज, यानी कि क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके रिसर्च को ख़राब कर सकती है, या फिर वो आपके रिसर्च के लिए मसला बन सकता है। सबसे पहले उसमें है रिसर्चर बायास। रिसर्चर बायास मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है अपना कोई बिलीफ या अपने एक्सपीरियंस उसमें शामिल करें, ठीक है, और डेटा को एक गलत रंग दे दे। मैंने आपको एक बात कही और आपने उसको अपना मतलब लेके बस, अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना, मैंने आपको एक बात एक मतलब से कही है लेकिन आपने उसका कोई दूसरा मतलब ले लिया और आगे जाके बता दिया ना, तो ये जो है एक मसला हो सकता है। लेक ऑफ क्लैरिटी एंड पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, इसका ये होता है कि भाई आपने जो है मैंने एक बात की, रियली मीन आप जब पार्टिसिपेंट को नहीं समझोगे ना, कि पार्टिसिपेंट का मतलब एक था, आपने उसका कोई दूसरा मतलब ले लिया, ठीक है। तो वो रिसर्च में जब आप वो चीज़ इंक्लूड करोगे तो फिर मसला होता है, ठीक है। इनसफिशिएंट डेटा ट्रायंगुलेशन, डेटा ट्रायंगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, जैसे आपने सिर्फ उनसे इंटरव्यू लिया बस, आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, आपने उनको समझा नहीं, ठीक है। आपका रिसर्च का जो प्रोसेस है या डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं था, ट्रायंगुलेशन सही नहीं थी ना, यानी मल्टीपल सोर्सेज आपने नहीं यूज़ किया, आपका मेथड सही नहीं था, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से रिसर्च में जो है वो फिर खराबी आती है। स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग थ्रेट्स, अब आप इनको सही कैसे करेंगे, मतलब जो भी मसला है तो अब इसको कैसे सही करेंगे, या फिर अगर कोई आप जो है किसी थ्रेट से बचना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेंबर चेकिंग, मेंबर चेकिंग यानी कि आप जो है जब आप किसी पार्टिसिपेंट से डेटा इंटरव्यू लेते हो तो आप उनको बताओगे क्या क्या आपने जो मुझे चीज़ें बताई, तो आप उनको दोबारा दोहराओगे, सुनाओगे कि आपका क्या ये आपका मतलब था, या जो आपने बात कही इसका यही मतलब था ना, उनसे कंफर्म कराओगे, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा सोर्सेज, वही जो मैंने आपको बताया कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूज़ करो, ऐसा नहीं कि आपने जो है ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है और बस आपने ऑनलाइन ही ले लिया और बात ख़त्म, ठीक है। ऐसा नहीं होता, उसमें आपकी मेहनत लगती है और फाइंडिंग्स को क्रॉस चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी के बाद जो है आपका मतलब डेटा बेहतर होता है। अच्छा, इसके अलावा है स्ट्रेंथन्स एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि आपके रिसर्च को या तो बेहतर कर सकती हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर सकती हैं, स्ट्रेंथ्स, ठीक है, या लिमिटेशन यानी उसको मुश्किल बना सकती है, वो खराबी की तरफ लेके जा सकती है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ कम्प्लेक्स इश्यूज, यानी आप इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च का एक फ़ायदा ये है कि आप एक
कॉम्प्लेक्स इशू का, एक पेचीदा जो होता है ना मसला, उसका हल निकाल सकते हो या फिर उसको समझते हैं, जैसे एक बंदे के फीलिंग्स को आप समझते हो, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसी तरह एबिलिटी टू जनरेट न्यू थ्योरीज, आप इसमें न्यू थ्योरीज बनाते हो, जो हमने बात की कि आप इंटरव्यू लेते हो, फिर उसके बाद ना रिच कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद ये जो है आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। रिच मतलब इन दिस सेंस कि आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है और आप लोगों को समझते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं, तो ये इसके स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन, डिफिकल्ट टू जनरलाइज फाइंडिंग, वही बात कि इसके फाइंडिंग शायद एक लोगों के लिए एक है लेकिन दूसरे के लिए वो नहीं है, तो आप इसके फाइंडिंग सब लोगों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो बड़े पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो बायास वाली चीज़ आती है ना कि भाई मेरा जो ख्याल है, या रिसर्चर के माइंड में जो है, अगर उसने वो अप्लाई कर दिया उसमें, ठीक है, रिसर्च में, और उसने जो इंटरव्यू लिया था उसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, या फिर अपनी फीलिंग्स उसमें शामिल कर दी, तो ये फिर गलत हो सकता है, ठीक है। इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में भी टाइम लगता है, इंटरव्यू लेने में भी टाइम लगता है, लोगों को इंटरव्यू देने के लिए एग्री करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, अब इसका नर्सिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, या नर्सिंग में इसका फ़ायदा क्या है, तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट एटीट्यूड, बिलीफ एंड डेवलपिंग इफेक्टिव इंटर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो होता है ना, आपने लोगों को समझा, आपने लोगों को देखा, भई एक बंदा पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में गुज़ार के आया है, या वो कैंसर से जो है वो हो के आया है, ठीक है? तो उसको उसके जब आप फीलिंग्स को समझते हैं, तो आपको पता होता है कि यार जब ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं तो उन पे क्या गुज़रती है। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, और उनके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या फिर नर्सिंग के प्रैक्टिस को उससे बेहतर बनाएँगे, ठीक है? इस तरह नॉलेज डेवलपमेंट, ये तो वही बात है कि आपसे आपकी नॉलेज बेहतर होती है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, नर्सिंग के प्रैक्टिस में इम्प्रूव आता है। अच्छा, क्रिटिकिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, जब आप इसको क्रिटिक करोगे, क्रिटिक का हमें मतलब पढ़ा था कि क्या होता है, यानी किसी चीज़ को एक तनकीदी निगाह से देखना। अब वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इवॉल्वेट द रिसर्चर यूजिंग टूल लाइक CASP, क्रिटिक क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम, ये एक मतलब एक टूल होता है, आप कह सकते हैं तरीकाकार होता है, जिसकी वजह से या जिसको देखते हुए हम रिसर्च को जो है वो क्रिटिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे जज, क्रिटिक का मतलब होता है जज करना है ना, यानी आप उसको जज कर सकते हो, इसमें गलतियाँ कहाँ हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी ख़राब चीज़ें हैं, तो आप उनको निकाल दें। पहला उसमें है, इज द रिसर्च क्वेश्चन क्लियर। रिसर्च क्वेश्चन क्लियर का मतलब ये होता है कि आपने जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है, या जिस चीज़ के ऊपर आप करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या वो बात मीनिंगफुल है, क्या उसका कोई मतलब है, क्या उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, वो यूज़फुल है, ठीक है, वो कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर रिसर्च होनी हो, ठीक है। इसी तरह इज द मेथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट, क्या आपने सही तरीका यूज़ किया, यानी फिनोमिनोलॉजी के ऊपर बात की, इथनोग्राफी की बात की, जो आपके रिसर्च के साथ सूटेबल हो ना, तो वो क्या आपके रिसर्च के हवाले से सही था। इसी तरह हाउ वर एथिकल इश्यूज एड्रेस, एथिकल इश्यूज का मतलब ये होता है कि जो जिनसे आप डेटा लेते हो ना, उनका आप कंसेंट लेते हो, उनकी मतलब रजामंदी पूछते हैं, भाई आप जो है मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं, या मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ऐसे मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप उनसे कंसेंट लेते, तो आपने लिया था, या कहीं आपने उनका नाम, उनका पता, एड्रेस वगैरह तो नहीं लीक आउट किया, ठीक है, जो कि नहीं करना होता। इसी तरह वॉज डेटा एनालिसिस रिग्रेस, रिग्रेस यानी कि आपने जो है जो डेटा लिया, तो वो क्या वो सही, मतलब एनालाइज सही किया है, कि आपने उसके थीम्स निकाले, कि आपने उसके फाइंडिंग्स को जो है वो जज किया पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक रिसर्च को क्रिटिक करने के लिए देखते हैं। अच्छा, फिर आता है गाइडलाइन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिक। गाइडलाइन वही है ना, CASP, जो हमने पढ़ा कि क्या वो आपका रिसर्च क्लियर है, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड आपने कौन सा यूज़ किया, स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की, डेटा कैसा लिया, ठीक है, आपका कंक्लूजन क्लियर है क्या है, जो पहले बात की, ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल आपको एक समरी बताई गई है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है।
एक रिच कंटेक्चुअल इनसाइट ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन के फिनोमेना को, ह्यूमन के फीलिंग्स को समझने के लिए आप जो रिसर्च करेंगे वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। अब इसमें जो है डिफरेंट डिज़ाइन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें आपका ट्रस्ट वर्दीनेस ज़रूरी होता है, आपकी डेटा का वैलिडिटी, वैलिड होना, सही होना ज़रूरी होता है। तो ये उसकी एक समरी आपको बताई गई है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। आई होप सो कि वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर आपने वो नहीं दी तो ज़रूर देख लें, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।